दोस्तों नमस्कार। यह केजरीवाल की सत्ता है। जी नहीं, यह भगवंत मान की सत्ता है। जी नहीं, यह हेमंत बिस्वा की सत्ता है। जी नहीं, यह उद्धव ठाकरे की सत्ता है। जी नहीं, यह ममता बनर्जी की सत्ता है। जी नहीं, यह चंद्रशेखर राव की सत्ता है। जी नहीं, यह अमित शाह की सत्ता है। जी नहीं, यह नरेंद्र मोदी की सत्ता है। कितनी लकीरें खींचिएगा, सत्ता जिसके पास है, ताकत उसी के पास है। और यह लोकतंत्र की नई पहचान है। भारत के संविधान के तहत कानून के राज की यह बिल्कुल नई पहचान है। एक एक पायदान पर चढ़ते चढ़ते हम कहां तक आ पहुंचे हैं। सीबीआई का जिक्र होता था, आईटी का जिक्र होने लगा, ईडी सामने आकर खड़ा हो गया और अब पुलिस। पंजाब से चली पुलिस दिल्ली में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद वापस पंजाब लौटती है तो हरियाणा की जमीन आ जाती है और हरियाणा की पुलिस रोक देती है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस पंजाब की पुलिस की गिरफ्तारी को अपहरण बताती है और दिल्ली की पुलिस को हरियाणा पुलिस मान लेती है। और उसके बाद ना अदालत में पेशी और ना ही जिस आरोप के तहत जिस मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है वहां भी नहीं ले गए। यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति है। यह परिस्थिति शायद भारत में उस ताकत का प्रतीक है जिसमें आपके पास सत्ता के साथ संवैधानिक तौर पर कानून का राज चलाने के लिए जो जो तंत्र मंत्र आते हैं वो सारे तंत्र मंत्र सत्ता की उंगलियों पर नाचने लगते हैं। और आज यही हुआ और हो सकता है कल उससे भी कहीं ज्यादा विभत्स स्थिति इस देश के सामने आ जाए। सबको पता है इस देश में सीबीआई कैसे काम कर रही थी, सबको पता है ईडी ने क्या किया, आईटी ने क्या किया, लेकिन पुलिस टकराव की राज्यों के बीच की यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति है। हम जिक्र जब एक एक कर रहे थे तो उसमें तुरंत दो घटनाएं हमारी आंखों के सामने रेंग रही है। एक तो आज की घटना है और एक हफ्ते भर पहले असम में जिस तरीके से असम की पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को गुजरात से उठाया और असम में डाल दिया, और दोनों मामले ट्वीट के हैं। पंजाब की पुलिस ने भी वही काम किया, दिल्ली से उठाया और ठूसने ले जा रही थी सेक्चो के पीछे। उसके बाद केस चलता, चीजें उलझती चली जाती, जिंदगी आपकी बर्बाद हो, क्योंकि आपने उस ताकत को चुनौती दी है जिस ताकत को जनता ने चुना है। और जनता ने चुना है तो फिर आपके पास ऐसी ताकत है कि कानून के राज का मतलब कानून के यंत्रों को अपने हिसाब से चलाना ही होगा। शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत पंजाब से की जाए, असम से की जाए, महाराष्ट्र से की जाए जहां राजद्रोह भी लग जाता है एक सांसद के ऊपर, या फिर आपको ममता बनर्जी के दौरे में ले चले जहां पर जिस तरीके से वह अपनी ताकत का एहसास जनता को कराती है, या फिर आपको इस देश के गृह मंत्री के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए आप पर कौन सा केस मढ़ना है, बता डालिए। सारे नियम कायदे बनते चले जाएंगे और आप उसके बाद एक ऐसे कटघरे में खड़े होंगे जहां पर आप जो बोलेंगे उसे इस देश का मीडिया भी नहीं दिखलाएगा। तो लोकतंत्र के चारों पाए ढह रहे हैं या ढाए जा रहे हैं। इस लोकतंत्र के भीतर राजनीतिक सत्ता का मतलब इतना ताकतवर हो जाना है कि मनचाही परिस्थितियों को जीना है, या फिर एक दूसरे राज्य आमने सामने आकर इसलिए खड़े हो चले हैं क्योंकि दोनों जगह पर दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है। फिर वही सवाल, शुरू कहां से करें? शुरू हम सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट जो चाहे तो सो मोटो लेते हुए इस देश के तमाम राज्यों को भी नोटिस भेज सकता है और केंद्र सरकार को भी नोटिस भेज सकता है, इस देश में आप लोग अराजकता मत फैलाइए। और सारे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपने तहत करते हुए इस बात को निर्देशित कर सकता है कि दरअसल कानून का राज होने का मतलब क्या है और संविधान का पालन करना क्यों जरूरी है, और ना करने पर किसी भी राज्य की सत्ता को सुप्रीम कोर्ट किस नोटिस के आधार पर क्या क्या कर सकता है यह उसे बताना होगा। क्योंकि चंद दिनों पहले ही देश के चीफ जस्टिस ने सीबीआई पर एक वक्तव्य दिया। हम बात आज वहीं से शुरू करते हैं। सीबीआई पर जनता को भरोसा था, लेकिन समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्था की तरह सीबीआई की सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई। इसके कार्यों और निष्क्रियता के कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। इतना ही नहीं, वो यह भी बतलाते हैं चीफ जस्टिस
रमन्ना साहब, पहले न्यायपालिका से गुहार की जाती थी कि जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि यह निष्पक्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। चीजें ढहने लगी। उसके बाद मामला पता चला कि 163 मामले सुप्रीम कोर्ट के पास सीबीआई के जरिए पहुंचे, जो इस देश के सांसद, विधायक और जो पूर्व सांसद और विधायक हैं उनके खिलाफ है। एक पायदान चीजें और आगे बढ़ी। सामने इनकम टैक्स का दायरा आ गया। इनकम टैक्स के दायरे के तहत हर का कच्चा चिट्ठा निकलने लगा। इस देश के लगभग 318 पॉलिटिशियंस जो मौजूदा वक्त में सांसद और विधायक हैं, उनको लेकर नोटिस जारी हुआ और वो मामले अदालतों तक पहुंच गए। उसके बाद ईडी आया। ईडी ने एक के बाद एक छापे मारने की प्रक्रिया शुरू की और कहा गया नया थाना अब सीबीआई से शिफ्ट होकर ईडी पहुंच गया है। ईडी ने तमाम चीजों को दायरे में लेना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अपनी फहरिस्त सौंपी तो उसमें 122 सांसद और विधायक और पूर्व सांसद और विधायक की संख्या मौजूद थी। 163 सीबीआई के दायरे में, 122 ईडी के दायरे में, और सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के पास। कार्रवाई कैसे, किस रूप में होनी है, इस देश का प्रोटोकॉल ही कहिए, क्योंकि बड़ी बात है, बड़े लोगों के खिलाफ का मामला है। उस प्रोटोकॉल में जांच कौन करेगा, जांच की रिपोर्ट कब आएगी, चार्जशीट कैसे दाखिल होगी, चार्जशीट कब तक दाखिल होगी, किसी चुनाव के दायरे में तो वो नहीं आ जाएगी परिस्थितियां। तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस देश के भीतर में जानकारी मिली कि 543 सांसद और 4120 विधायकों में से इस देश में 1100 से ज्यादा, यानी 1100 से ज्यादा पॉलिटिशियंस के मामले अदालतों में रेंग रहे हैं। उनके खिलाफ वो जो क्राइम के मामले हैं, वो क्राइम के मामले पंजाब की पुलिस जो निकलकर दिल्ली पहुंची और असम की पुलिस पिछले हफ्ते निकलकर गुजरात पहुंची। दोनों परिस्थितियों की तुलना में कई गुना ज्यादा कड़ा कानून इन पर लागू हो जाना चाहिए जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस हरकत नहीं कर रही है, पुलिस हरकत करती है। गुजरात में बीजेपी की सरकार, असम में बीजेपी की सरकार, वहां से चले जिग्नेश मेवानी को कोई नहीं रोक पाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार, लेकिन यहां पुलिस उसके हाथ में नहीं है। तो पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर दिया। क्या अब लौटे पुलिस पर, या उससे पहले यह भी बता दें कि इस देश में सीबीआई और ईडी के अधिकारी भी करप्ट होते हैं। जो सीबीआई के अधिकारियों की जो अपनी परिस्थिति है, उसमें 86 अफसर घूस के मामले में और 30 अफसर आय से अधिक संपत्ति के मामले में दागदार हैं। इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। और सत्ता का जिक्र भी यहीं पर कर देते हैं क्योंकि इसके बाद राज्यों की दिशा में चलेंगे। 455 पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ 177 केस हैं, जिसे मोदी सरकार ने कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। और कमोवेश राज्यों में जब ऐसे करप्ट पुलिस अफसर और नौकरशाही के खिलाफ मामले बनते हैं तो राज्य की सत्ता के जो अनुकूल रहते हैं उनकी फाइल रुक जाती है। अब आइए असल खेल पर, जब जिस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यह कोई जरूरी नहीं है कि जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने निकली तो दिल्ली की पुलिस को क्यों जानकारी दे, वो नहीं भी दे सकती है। कोई इस तरीके से स्टेट दर स्टेट के मामले बनते नहीं हैं। उसको तो वहां जाकर अदालत में पेश करना है। अगर अदालत में पेश ना करे तो वो हीनियस क्राइम माना जाएगा, लेकिन पुलिस तो पेश करती। तो इसमें दिल्ली पुलिस को बताने की क्या जरूरत है। और दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। टकराव शुरू हो गया, पॉलिटिकल टकराव शुरू हो गया। सवाल यह है कि सारे पुलिस कर्मियों ने शपथ एक ही ली है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है। सारे पॉलिटिशियन संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। सारी अदालतें संविधान के मातहत ही चलती है। लेकिन इन तीनों प्रक्रिया से गुजरते वक्त आपका एक सवाल होगा, संविधान क्यों नहीं हो रहा है लागू, संविधान कहां पर है, यह पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए जरा, जिस तरीके से एक ट्वीट करते हैं बीजेपी के एक प्रवक्ता बग्गा और उनके खिलाफ सन्नी अहलुवालिया जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब के हैं, वह एक केस करते हैं। उस केस के तहत साइबर क्राइम में उनके मामले को दर्ज करा लिया जाता है। उसके बाद खुद पुलिस कहती है, वहां की जो साइबर क्राइम की है, हमने इन्हें 5 नोटिस भेजे। 1/4 को यह पूरे
एफआईआर दर्ज होती है जो पंजाब स्टेट साइबर क्राइम है उसके एसएएस नगर में। उससे 2 दिन पहले दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पे हमला कर देते हैं और उस बात संवाद में कहते हैं कि हम आपको जीने नहीं देंगे। कहा गया जीने नहीं देंगे, ट्वीट पर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया जो है वो सारी चीजें हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई एसएएस नगर में जो मोहाली का इलाका है और उसके बाद वहां की पुलिस कहती हमने 9 तारीख को नोटिस भेजा, 9 अप्रैल को, 11 को भेजा, 15 को भेजा, 22 को भेजा, 28 को भेजा, नहीं आए तो हम इनके दरवाजे पर 10 दिन के बाद पहुंच गए हैं। आज 6 तारीख है, हम पहुंच गए, सुबह सुबह निकले और बाकायदा उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी डीजी पुलिस पंजाब चंडीगढ़ को दे दी गई थी, डीजी पुलिस हरियाणा को दे दी गई थी, एसएसपी करनाल को दे दी गई थी। जिस करनाल एसएसपी को दी गई जानकारी और जिस कुरुक्षेत्र में रोका गया वहां पर 3 जिलों के एसएसपी मौजूद थे, उसमें करनाल के भी थे, कुरुक्षेत्र के भी थे, अंबाला के भी थे। तीनों ने कहा कि हम आपकी सुने या दिल्ली की सुने। दिल्ली जो कह रही है कि आप लोग अपहरण करके ले जा रहे हैं। मामला फिर उलझ गया, फिर ताकत का जिक्र शुरू हो गया, किसके पास कौन सी ताकत है। दिल्ली पुलिस इस देश के गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं, उनकी ताकत का एहसास बताने का जिक्र होना नहीं चाहिए। और उनको लेकर आम आदमी पार्टी का टकराव किस रूप में, किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कैसी पार्टी है, ये बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया में वो शब्द रेंग रहे हैं। बाकायदा सर्वे कराया गया कि ये कैसी गुंडों की पार्टी और क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों राजनीतिक सत्ता में हैं, दोनों के पास पुलिस की ताकत है, दोनों को मानता है कि कानून का राज इस देश में होना चाहिए, दोनों संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। लेकिन टकराव ऐसा है कि हम आपके आदमी को छोड़ेंगे नहीं और इधर से है हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे? कानून का राज खोजेंगे, लोकतंत्र खोजेंगे, संविधान खोजेंगे, क्या खोजेंगे आप? अलग अलग धाराओं को खोजेंगे तो जो धाराएं लगाई गई बग्गा के खिलाफ उसमें 153A, 5052 और 506 है। कुल मिला के स्थिति ऐसी बनती चली गई कि जिस लिहाज से सुबह जब कहा गया 15 पुलिसकर्मी पहुंचे और 3 गाड़ियों में थे, हालांकि जानकारी दी गई कि 50 लोग निकले थे गिरफ्तार करने के लिए एक आदमी के, वो पंजाब से निकले थे। एक सवाल किसी के भी जहन में आएगा, जो कमेंट किया गया वह कमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर किया गया, अरविंद केजरीवाल को लेकर किया गया, और उसकी एफआईआर दर्ज पंजाब में क्यों हुई? क्या पंजाब में प्रवक्ता ज्यादा बड़ा भक्त है या वहां का कानून ज्यादा काम करता है, या यहां पर किसी भी व्यक्ति ने कोशिश क्यों नहीं की आम आदमी पार्टी ने कि अपने तौर पर वह भी कोई एफआईआर करा दे? किसी ने नहीं कराया। यानी सब कुछ ताकत को बचाना, दिखाना, बताते हुए बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है इस देश के भीतर में कि हम कर सकते हैं, ये करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। यह भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया चैप्टर है जो अलिखित है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका जिक्र भारत की संसदीय पार्लियामेंट्री को लेकर जो भाषण दिया था उसमें भी यह चैप्टर का जिक्र नहीं है और संविधान सभा में भी इसका जिक्र नहीं था। वो तो फेडरल स्ट्रक्चर को जी रहा था। और शायद इसीलिए जब इन परिस्थितियों से निकलते हैं तो हम जिन नामों को ले रहे थे उसमें उद्धव ठाकरे की सत्ता राजद्रोह के मामले में एक सांसद को घसीट लेती है। जिस तरीके की परिस्थिति में इस देश में राजद्रोह का इस्तेमाल हो रहा है वो मामला संयोग से सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल बहस की दिशा में जा चुका है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई राजद्रोह, भारत का नागरिक, अंग्रेजों के दौर का कानून, उसके हिसाब से काम किया जाए इस देश के भीतर में और ताकत का एहसास वैसे ही कराया जाए? यह भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल जो आरोप लगाए गए उसमें धार्मिक वैमनस्य फैलाने का था, आपराधिक कार्य करने का था। इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर दिल्ली में बैठा हुआ शख्स दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, तो दिल्ली के भीतर में आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता कार्यकर्ता ने क्यों नहीं एफआईआर कराई? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है कि इसके लिए पंजाब जाने की आपकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या यहां पर पुलिस नहीं है इसलिए, या पुलिस का रौब वहां से दिखलाना चाहते हैं इसलिए? क्योंकि चंद दिनों पहले, उससे पहले अगर आइएगा तो कांग्रेस की एक नेता कवि महोदय कुमार विश्वास, एक और है नवीन कुमार, एक लंबी फहरिस्त निकलती चली जाएगी कि पुलिस किस किस के दरवाजे पर क्या क्या करने पहुंची है। सवाल कई निकल कर आ सकते हैं। अगर आप संवेदनशील हो जाइएगा तो समझ पाइएगा कि पंजाब तो उन राज्यों में आता है जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। वहां पर आपके पास
मोहाली से चलकर आप दिल्ली पहुंचे हैं तो पेट्रोल का खर्चा कौन दे रहा है? टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है और आपने पूरे सिस्टम को मजाक बना दिया है और सिस्टम के मजाक के साथ उस ताकत का एहसास हो रहा है, जबकि साइबर क्राइम से जुड़े हुए 17,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग में पंजाब में पड़े हुए हैं। 4.5 लाख केसेस, क्रिमिनल केसेस जो पंजाब कोर्ट्स में चल रहे हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे हैं, 4.5 लाख की संख्या है। लेकिन एक झटके में ताकतवर शख्स की तरफ अगर उंगली उठी तो फिर समझ लीजिए अगर उसके पास सत्ता है तो वो क्या कर सकता है, यह तत्काल में इसी का एहसास है। लेकिन इस एहसास के साए तले हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट को अभी मत देखिए, इस बात को समझिए इस देश के भीतर में सीबीआई, ईडी और आईटी ने क्या खेल किया और वो एक नए नए थानों के तौर पर क्यों बनते चले गए। और अगर वो बन रहे थे तो इसके दायरे में बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अब देखिए झारखंड की स्थिति को देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया हुआ है जो उन्होंने माइन खादान अपने नाम कर लिया, सीबीआई ने भी दिया हुआ और मामला इलेक्शन कमीशन तक चला गया। वहां उनको अभी जवाब देना है। इतना क्राइम इस देश के भीतर में हो रहा है कि ये सारे पॉलिटिशियंस को अगर कानून के तहत फास्ट ट्रैक में लिया जाए तो आधे से ज्यादा तो जेल में होंगे। लेकिन हमें जेल में नहीं डालना है। सियासत कहती है दबाव बनाना है, सियासत कहती है कि लगातार परेशान करना है, राजनीति कहती है कि परेशानी के साथ अपनी ताकत का एहसास हर जगह कराना है और बताना है। पहले तो पर्दे के पीछे हो जाता था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति नहीं है और आप मुस्कुरा सकते हैं कि आप इस देश में कानून के राज में हैं। और जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे बड़ा स्थिति में जैसी आप राजद्रोह की पर सेडिशन केस जो लगता है उसको जब देखना शुरू कीजिएगा तो बरस दर बरस मोदी सत्ता के आने के बाद वो बढ़ता चला गया। सीबीआई की रेड बढ़ती चली गई, ईडी की रेड बढ़ती चली गई, आईटी के नोटिसेस बढ़ते चले गए और अब पुलिस का टकराव भी खुले तौर पर सामने आ गया। जिग्नेश मेवानी जो है वह भी विधायक हैं और वह जब खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इस देश में पीएमओ के भीतर से उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची गई और एक ट्विटर पे, और उस ट्विटर को लेकर वो शख्स गुजरात में, ट्विटर जिनके खिलाफ बोला गया वो देश के प्रधानमंत्री और उनकी यात्रा गुजरात की, गुजरात में कोई एफआईआर नहीं हुई। वो असम का व्यक्ति संवेदनशील हो गया जैसे यहां पंजाब का व्यक्ति संवेदनशील हो गया। यह है वो राजनीतिक ताकत जिसमें पूरा भारत आपको एक नजर आएगा, एक गुलदस्ते की तरह नजर आएगा, जिसमें तमाम पॉलिटिशियन जो दागी हैं वो आपको सजे हुए दिखाई देंगे और जो दागी नहीं हैं वो बताएंगे कि हम दागदार चीजों से परेशान हो जाते हैं और दाग को मिटा कर रहेंगे, इसीलिए इस्तेमाल पुलिस का शुरू हो जाएगा। राजद्रोह का जिक्र कर दें, 2014 से 2019 तक अगर शुरुआत में ही देखना शुरू कीजिए तो बरस बरस देखिए कैसे केसेस बढ़ते हैं। पहले साल 47, फिर 30, फिर 35, फिर 51, फिर 70, फिर 93, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 6 केसेस में, बाकी में नहीं। सीबीआई और ईडी के केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो लगभग 1.75%। कैसे करेंगे काम और किस रूप में काम करेंगे, वो मामला कितना लंबा चलेगा। और जब इस बात का जिक्र होता है कि 4 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं और अब उसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े मामलों की भी फहरिस्त निकल कर आती है, हाई कोर्ट के मामलों की फहरिस्त निकल कर आती है, क्रिमिनल केसेस की फहरिस्त निकल कर आती है, तब यहां पर सवाल होता है ये देश सिर्फ राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक ताकतवर लोगों के लिए ही बना है। उन्हीं के साथ जीता है, उन्हीं के साथ मरता है, उन्हीं पर सारा खर्चा किया जाता है, उन्हीं को सुविधाएं दी जाती है, उन्हीं के हिसाब से कानून भी चलता है और उन्हीं के हिसाब से पुलिस तंत्र भी चलता है। और पुलिस तंत्र भी दूसरा तभी सक्रिय होता है जब उसको नजर आता है कि अब सत्ता के ऊपर खतरा है या सत्ता के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जहां पर हरियाणा पुलिस ने रोका पंजाब की पुलिस को और वहां से दिल्ली पुलिस वापस लेकर बग्गा को दिल्ली आ गई, उस जगह पर 3 जिलों के एसपी मौजूद हैं। मामला एक जिले का है लेकिन 3 एसपी के। इतना ही नहीं, गृह मंत्री भी कूद पड़े उसमें, हरियाणा के गृह मंत्री कूद पड़े। यानी ध्यान दीजिए तो एक पूरा आपको जो नेक्सस नजर आता है, यह नेक्सस पावरफुल लोगों का नक्शा है। ये ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर में कानून मायने नहीं रखता है। और जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगा कि ईडी का जिक्र भी यहां पर कर दें।
200 मामले, 148 मामले, 195 मामले, 560 मामले और 981 मामले पिछले साल। ये जो बरस हम बता रहे थे, बरस दर बरस इतने मामलों पर ईडी कार्रवाई करती रही, लेकिन कोई भी जेल में नहीं गया। एक आम शख्स हो और एक आम शख्स को लेकर अपराध हो तो साइबर क्राइम जो पंजाब के भीतर है, हमने जब उसे परखना शुरू किया कि इतनी बड़ी तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं और साइबर क्राइम को लेकर अगर इतनी सक्रियता है तो बाकी क्राइम को लेकर सक्रियता क्यों नहीं है? जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला क्योंकि वह आम लोग थे। एक आम आदमी पार्टी की सत्ता है और आम लोगों से जुड़े हुए केसेस पेंडिंग में है, लेकिन आम आदमी में खास व्यक्ति पर किसी ने उंगली उठाई है तो उस खास व्यक्ति का प्रिय जो है वो एफआईआर दर्ज करा रहा है और असम में भी यही हो रहा है। और वो शख्स खुले तौर पर बोल रहा है कि मैं आहत हो गया कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर कोई कैसे ऐसा कमेंट कर सकता है, तो मैं एफआईआर दर्ज कराने निकल गया और उसके विद इन 24 आवर असम पुलिस निकल पड़ी और वो जिग्नेश मेवाणी को भी ले गई, यहां पर बग्गा को ले जाया। ये कौन सी परिस्थिति है? शुरुआत हम कहां से करें? क्या वाकई हमको बताना होगा कि ये मान की सरकार है या केजरीवाल का दौर है, यह अमित शाह का दौर है या ममता बनर्जी का दौर है, ये हेमंत बिस्वा का दौर है या उद्धव ठाकरे का दौर है? किस राज्य में किस तरीके से बातों को जिक्र किया जाए? ये सारे सवाल अबूझ पहेली नहीं है। ये ढहते हुए भारत की एक ऐसी अकल्पनीय तस्वीर है जिसके दायरे में जब आप खड़े होंगे तो आपको ये संसदीय चुनाव इस देश का सबसे बेस्ट सिस्टम दिखाई देगा और उसी के साथ आपको जीना है और मरना है। ऐसी परिस्थिति में भारत का समाज को लाकर ये कौन लोग खड़ा कर रहे हैं? इनको ताकत किसने दी है? और जिन्होंने ताकत दी है वो कैसे बढ़ते चले गए, या फिर उसी गुलदस्ते में से किसी एक को उनको चुनने की मजबूरी है और उसी को चुनकर वह दूसरे पर वार करना चाहते हैं? ये कौन सी परिस्थिति में देश किस स्थिति में आ गया है, यह आपकी आंखों के सामने है। उन तर्कों पे मत जाइए जो तर्क कहेंगे कि कानूनी तौर पर क्या सही है क्या गलत है, मत जाइए अभी उस पे। कानून का पालन हो ही नहीं रहा है। आप इस पर भी मत जाइए कि वो इस पॉलिटिशियंस को बोलेगा तुमने हमारे यहां हमला किया था, तुमने ये कमेंट किया था, मत जाइए इस पे। सिर्फ एक नब्ज को पकड़िए। भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में भारत का एक संविधान बना। उस संविधान के लिखे हुए शब्दों के हिसाब से ही भारत में एक पूरा कानून का सिस्टम बनाया गया। उस कानून के सिस्टम को चलाने के लिए ही जनता ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया, कहीं विधानसभा में भेजा, कहीं पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन आपने एक झटके में उस कानून के राज को अपनी हथेली से मसलते हुए अपने अनुकूल एक नया कानून बना लिया। और यह कानून है जिसके पास लाठी है, उसी की ताकत और उसी की सत्ता का एहसास आप महसूस कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।